नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हाजिर है मैं हूं आंचल आनंद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट तक आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। दुनिया की 100 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में सरकार गठन का सस्पेंस लगातार जारी है। बहुमत से दूर बीजेपी अभी तय नहीं कर पाई है कि शिवसेना को साथ आने का प्रस्ताव देना है या फिर एनसीपी का साथ लेना है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन समर्थन तभी दिया जाएगा जब बीजेपी पहल करे। उद्धव ने कहा कि वो सत्ता की लालची नहीं है, लेकिन स्थिर सरकार के लिए शिवसेना बीजेपी को समर्थन देने और सरकार में शामिल होने के लिए तैयार है। हालांकि खबर यह है कि शिवसेना बीजेपी को समर्थन देने को पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इसके लिए शिवसेना ने कुछ शर्तें भी रखी। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना ने बीजेपी को समर्थन देने के लिए डिप्टी सीएम के अलावा वित्त मंत्रालय समेत 2 और अहम विभाग मांगे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होने की बात नहीं बनती है तो शिवसेना विपक्ष में बैठने के लिए भी तैयार है। शिवसेना विधायक दल की बैठक में उद्धव ठाकरे ने विधायकों का हौसला बढ़ाया। विधायक दल का नेता चुनने के लिए उद्धव को अधिकृत किया गया है। एनसीपी नेता अजीत पवार ने बड़ा खुलासा किया है। अजीत पवार ने कहा है कि कांग्रेस के एक नेता ने उन्हें फोन कर शिवसेना को समर्थन करने को कहा था। अजीत पवार ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस की बात नहीं मानी, क्योंकि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार अल्पमत की सरकार होती। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी कहा है कि कांग्रेस एनसीपी के समर्थन से शिवसेना के नेतृत्व में सरकार की कोई संभावना नहीं दिखती। अजित पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। मुंबई में पार्टी सुप्रीमो शरद पवार की मौजूदगी में विधायक दल में ये फैसला हुआ। एनसीपी को बीजेपी के फैसले का इंतजार है। विधायक दल की बैठक में शरद पवार ने कहा कि स्थायी सरकार के लिए बीजेपी को समर्थन का ऑफर दिया है। पवार ने कहा कि बीजेपी शिवसेना को मिलकर सरकार बनानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो चुनाव टालने के लिए एनसीपी बीजेपी को समर्थन को तैयार है। आरएसएस ने कहा है कि बीजेपी को शिवसेना के साथ फिर से गठबंधन करना चाहिए। सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने कहा है कि एनसीपी की जगह शिवसेना का साथ लेना चाहिए। महाराष्ट्र में मौजूदा सियासी हालात पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और महासचिव जेपी नड्डा कल मुंबई जाएंगे और शिवसेना से समर्थन लेने को लेकर चर्चा होगी। बीजेपी में जीत का जश्न थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुंबई में बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ खुशियां मनाई। मुंबई के बीजेपी दफ्तर में जमकर आतिशबाजी भी हुई। जीत का जश्न मनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने खूब पटाखे फोड़े। मुंबई के बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेताओं का जोरदार स्वागत किया। बीजेपी दफ्तर में मिठाइयों का भी दौर चला। देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावड़े समेत तमाम दिग्गज नेता यहां पर मौजूद थे। महाराष्ट्र में बीजेपी के चुनाव प्रभारी ओम माथुर का भी बीजेपी दफ्तर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। मुंबई में बीजेपी दफ्तर में नए विधायकों की शानदार अगवानी की गई। पगड़ी पहनाकर और टीका लगाकर इनका स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री चुनने के लिए मुंबई में आज होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक भी कल तक के लिए टल गई है। अब कल ही सीएम पद पर कुछ फैसला हो पाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फिर से कहा है कि वो महाराष्ट्र के सीएम पद की रेस में नहीं है। संसदीय दल की बैठक में भी उन्होंने सीएम बनने से इनकार कर दिया था। महाराष्ट्र में सीएम पद की दौड़ में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। महाराष्ट्र में सीएम की रेस में पंकजा मुंडे, विनोद तावड़े, एकनाथ खड़से और सुधीर मुनगंटीवार भी बताए जा रहे हैं। बीजेपी को समर्थन देने के कयास के बीच शिवसेना ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। पार्टी मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि मोदी का पूरा अमला शिवसेना के खिलाफ था। सामना में लिखा गया है कि चुनाव में बीजेपी की ओर से मोदी समेत करीब पूरी केंद्र सरकार ही हमारे खिलाफ मैदान में उतर गई थी। सामना में यह भी लिखा गया है कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक महाराष्ट्र में खूंटा गाड़कर बैठ गए थे। सामना में लिखा गया है कि जिस तरह से चारों पार्टियों के अलग अलग चुनाव लड़ने का फायदा बीजेपी को पहुंचा है, उसी तरह से इसका बड़ा फायदा एनसीपी और कांग्रेस को भी हुआ। सामना में लिखा गया है कि लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर ध्यान दें तो अगर गठबंधन नहीं टूटा होता तो आज कांग्रेस और एनसीपी के लिए मिलकर भी 25 सीटों तक पहुंच पाना मुश्किल था।
हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल खट्टर के नाम का ऐलान हो सकता है। आसार जताए जा रहे हैं कि गैर जाट खट्टर के सिर ही ताज सजेगा। कल हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक में खट्टर के नाम पर मुहर लग सकती है। खट्टर को मुख्यमंत्री बनाए जाने की सुगबुगाहट के बीच उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। 60 साल के मनोहर लाल खट्टर लंबे समय से संघ से जुड़े रहे हैं और वो पीएम मोदी के करीबी भी माने जाते रहे हैं। खट्टर ने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। इमरजेंसी के दौरान खट्टर आरएसएस से जुड़े और 3 साल बाद ही उन्हें प्रचारक बना दिया गया। 1991 में बीजेपी से जुड़े और 1994 में हरियाणा के संगठन महामंत्री बनाए गए। खट्टर का जन्म 5 मई 1954 को रोहतक के निंदाना में हुआ। 5 भाइयों और 2 बहनों में सबसे बड़े खट्टर अविवाहित हैं। उन्होंने दिल्ली से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। हरियाणा में सीएम की रेस में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु, अनिल विज, प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी हैं। पीएम मोदी के धुर विरोधी माने जाने वाले कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने माना है कि पूरे देश में मोदी की लहर चल रही है, तभी बीजेपी को अच्छा रिजल्ट मिला। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी की लीडरशिप पर उठ रहे सवालों पर पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी को उनकी क्षमता पर न शक था, न है, न होगा। वहीं कांग्रेस में प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में आने की मांग पर उन्होंने कहा कि प्रियंका ने रायबरेली और अमेठी को प्रचार के लिए चुना है और हम उनके फैसले का सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में जीत से उत्साहित बीजेपी अब दिल्ली में भी चुनाव की तैयारी में है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने इस बात के बाकायदा संकेत भी दिए हैं। सतीश उपाध्याय ने कहा है कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार ही होनी चाहिए। चूंकि महाराष्ट्र हरियाणा के नतीजों से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया है, इसलिए बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी ने सतीश उपाध्याय के बयान पर पलटवार किया है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अगर बीजेपी को लगता है मोदी की लहर है तो दिल्ली में चुनाव करा ले। सूत्रों से खबर है कि चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा इसी हफ्ते कर सकता है। माना यह जा रहा है कि 4-5 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। बाढ़ से तबाह जम्मू कश्मीर में फिलहाल चुनाव नहीं कराने की गुजारिश सीएम उमर अब्दुल्ला ने की थी, लेकिन आयोग चुनाव कराने को तैयार दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स के दीक्षांत समारोह में पहुंचे। यहां पर पीएम ने बेहतरीन काम करने वाले डॉक्टरों को सम्मानित किया। एम्स के डॉक्टरों को पीएम मोदी ने मंत्र दिया कि जीवन को गंभीर न बनाएं, बल्कि अपने दायित्व के प्रति गंभीर बनें। मोदी ने कहा कि स्पेशल गेस्ट के तौर पर गरीब बस्ती में जो स्कूल है, वहां से 8वीं 9वीं क्लास के 30 से 40 बच्चों को यहां बुलाया जाए, बैठाया जाए और वो देखें कि ये दुनिया क्या है। पीएम मोदी ने कहा कि मेडिकल की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। भारत मेडिकल रिसर्च के मामले में पीछे है। मेडिकल क्षेत्र में रिसर्च की जरूरत है। मोदी ने कहा है कि डॉक्टर को लोकप्रिय होना चाहिए, क्योंकि सामान्य व्यक्ति उस पर भरोसा करता है। ऐसे डॉक्टर्स चाहिए जो मरीजों में विश्वास पैदा करें। मेडिकल के छात्रों से पीएम ने कहा कि क्या कभी एम्स पहली बार लाने वाले ऑटो वाले को याद किया? क्या चाय पिलाने वालों को आपने कभी याद किया है? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग पर जोर पकड़ रही है लगातार। इसी मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में 1 दिवसीय धरना दिया। नीतीश ने केंद्र सरकार से बिहार को जल्द से जल्द विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। नीतीश के साथ बड़ी संख्या में जेडीयू नेता और कार्यकर्ता भी धरने पर बैठे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर बिहार शरीफ में भी जेडीयू ने महाधरने का आयोजन किया। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उड़ीसा में हुदहुद प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राहुल उन किसानों से मिले जिनकी फसलें चक्रवात से बर्बाद हो गई। केदारनाथ में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम हरीश रावत ने कहा कि अगली बैठक बद्रीनाथ या बाबा विश्वनाथ में होगी, जिसमें गंगा एक्शन प्लान बनाया जाएगा। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री दिनेश धनी पर जमीन कब्जाने और एक शहीद परिवार के आंदोलनकारी को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। देहरादून में दलित समुदाय ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये लोग दलित समुदाय पर शंकराचार्य के विवादित बयान से नाराज हैं। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने दलितों को मंदिरों से दूर रखने की बात कही थी। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संगठन उन पर मानहानि का मुकदमा करने की तैयारी में है। दिवाली के मौके पर आतंकी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, बेंगलुरु और गोवा जैसे शहरों को
झारखंड में रामगढ़ के चितरपुर रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया। यहां पर नक्सलियों ने रेलवे के ओवरब्रिज पर 10 से 12 किलो का कैन बम लगाया था। यूपी के मेरठ में नगर निगम के कर्मचारियों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा। बीजेपी कार्यकर्ता शहर में साफ सफाई के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। नगर निगम के दफ्तर पर प्रदर्शन करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता ऑटो ने उनकी बाइक और फिर एक रिक्शे में टक्कर मार दी थी। दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने धौलाकुआं रेप मामले में सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं बचाव पक्ष ने कहा है कि वो कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट यूपी के औरैया में स्कूली बच्चों को लेकर जा रही एक गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में दर्जनों बच्चे घायल हो गए। अमृतसर के एक घर में अवैध रूप से बनाए जा रहे पटाखों में आग लगने से एक 8 महीने की बच्ची और उसकी मां की मौत हो गई।